वैद्यनाथ आज कई दिनों के बाद अपने दोस्त के घर जा रहा है। दोस्त की चाची का 13वीं का अनुष्ठान है आज। वैसे तो वैद्यनाथ को किसी भी तरह से छुट्टी नहीं मिलती। असल में ऑफिस का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है हमेशा, और अगर गलती से छुट्टी मिल भी जाए तो घर में बिस्तर पर पड़े रहने का मन करता है उससे। लेकिन गोविंद का ये निमंत्रण वैद्यनाथ नकार नहीं पाया। वैसे भी इससे पहले कई बार निमंत्रण के बावजूद वैद्यनाथ उसका निमंत्रण रख नहीं पाया था। यहाँ तक कि उसकी बड़ी दीदी की शादी में भी वो नहीं जा सका था। गोविंद उसके बचपन का दोस्त है, एक साथ स्कूल में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद नौकरी के सिलसिले में दोनों अलग अलग जगह पे रहने लगे। इसलिए वैद्यनाथ ने सोचा इतने सारे निमंत्रणों के बाद ना जाना बड़ा ही अपमान होगा। गोविंद का घर यहाँ से काफी दूर है। बस ट्रेन सब मिला के लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग गए उसे। फिर लोगों से पता पूछते हुए आखिरकार गोविंद के घर जाके पहुंचा वैद्यनाथ। गोविंद तो उसे देख के ही दौड़ता हुआ उसके पास चला आया। अरे भाई वैद्य, आखिर ऑफिस की छुट्टी मिल ही गई, लेकिन इतना लेट क्यों किया? अभी अभी तो आया है और अभी जाने के लिए छटपटाएगा। अरे नहीं नहीं, निकला बहुत पहले था, बस ये ट्रांसपोर्ट का चक्कर। अच्छा ठीक है, चल कुछ खा ले, सुबह से तो जरूर भूखा होगा। अरे पारुल, देख तो कौन आया है, तेरे वैद्य दादा। अरे जल्दी से कुछ खाना लेके आ जा। पारुल गोविंद की छोटी बहन है, बड़ी ही प्यारी लड़की है। वैद्यनाथ को देखते ही मुस्कुराहट के साथ पानी, मिठाई और पूरी सब्जी लेकर सामने रख के गई। वैसे तो भूख लगी थी उसे, वैद्यनाथ अपने आप को संभाल नहीं पाया। तुझे छुट्टी तो जरूर नहीं मिली होगी, इसलिए मैं जितना चाहूँ तुझे कोस लूँ, तुझे बोल लूँ, तू आज रात को तो यहाँ नहीं रुकने वाला। इसलिए भाई शाम को निकलने से पहले तुझे कुछ खाना पड़ेगा। और हाँ, उस नीम के पेड़ वाले सड़क से सावधानी बरत के जाना। आज तो अमावस की रात है वैसे भी। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे? चोर लुटेरे का चक्कर क्या? अरे नहीं भैया, चोर होते तो अलग बात थी। उस सड़क में ना वो लोग रहते हैं। वो लोग? वो कौन? अरे वो लोग मतलब भूत है, भूत। रम 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 रम। दूर, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। अरे ये सब आंखों का धोखा है, भ्रम है, कहानियां हैं। ज्यादातर इंसानों की बनाई कहानियां हैं ये सब। कुछ भी कल्पना करते हैं और बताते हैं भूत है यहाँ पे। ऐसे तो मुझे भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है, मगर सामने कुछ देखा ही नहीं कभी, इसके लिए यकीन नहीं करता। मगर तू कब से ऐसा है? गांव में आने के बाद क्या ये सब में यकीन करने लगा? मेरी बात सुन भाई, रात के वक्त वहाँ पे कुत्ते बिल्लियां भी नहीं दिखाई देती। इस गांव के रास्ते कुछ ऐसे ही है मेरे भाई, जो बोल रहा हूँ सुन। तू बस मेरी बात सुन ले मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुझे, तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ये शहर नहीं है, गांव है, गांव गांव। तू बस थोड़े शाम रहते, रोशनी रहते निकल जाना। और हाँ, याद रखना, उस सड़क में पहुंचते ही अगर कोई तुझे बुलाए तो पीछे मुड़ के मत देखना, बार बार बता रहा हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़, बहुत दिन हो गया बातचीत नहीं हुआ, चल गप्पे मारते हैं। लगभग दोपहर से शाम तक ढेर सारी बातें हुई दोनों में। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। एक साथ खेलना, बगीचे से आम चुराना, फिर स्कूल में जाके पढ़ाई ना कर पाना और उसकी वजह से सजा भुगतना। सूरज ढल चुका था। अरे सूरज तो कब का ढल चुका है, वैद्य दादा अभी तक नहीं निकले।
माँ ने बार बार कहा था, दादा को अगर जाना है तो शाम से पहले वो सड़क पार करनी होगी। अरे 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 है, एकदम भूल गया था मैं। अरे मेरे भाई, तू लेट मत कर, हाँ। और जो तुझे बोला था याद रखना, चाहे तुझे कोई भी बुलाए उस सड़क से पीछे मुड़ के मत देखना। वैद्यनाथ को ये सब बातें सुन के थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। उसको भूत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि गोविंद को भी एक वक्त तक विश्वास नहीं था। लेकिन शायद इस गांव में आकर नौकरी काम करने से वो थोड़ा बदल चुका है। लेकिन गोविंद के माँ बाप और गोविंद की वजह से उसको जल्दी तैयार होना पड़ा। मुंबई में मेरे घर पे जरूर आना भाई, बहुत दिनों के बाद सबसे मिलके बहुत मजा आया। चलता हूँ, हाँ? ध्यान रखना। गांव के सड़क पर चलने की वैद्यनाथ को ज्यादा आदत नहीं है, इसलिए समय और भी ज्यादा लगने लगा। सूरज काफी देर पहले ही डूब चुका था और धीरे धीरे चारों तरफ और भी ज्यादा अंधेरा छाने लगा था। आज वैसे ही अमावस की रात थी, इसलिए चारों तरफ दूसरे दिनों के मुकाबले अंधेरा कुछ ज्यादा था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े जामुन, आम, कटहल, इन सब के पेड़ों ने घिर के रखा था सबको। वैद्यनाथ को अब थोड़ा बहुत घबराहट होने लगी थी। धीरे धीरे एक समय वो नीम के पेड़ वाले सड़क के पास आकर पहुंचा। इसी रास्ते के एक तरफ पड़ता है एक महाशमशान और दूसरी तरफ का रास्ता जाता है सीधे बस स्टैंड तक। वैद्यनाथ को याद आया कि दोपहर को तो वो इसी रास्ते से निकला था, लेकिन रात के वक्त ये रास्ता थोड़ा बदल चुका था, थोड़ा और सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ। दूर खड़े हुए पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कंकाल खड़े हुए हैं। यह सब उल्टी सीधी बातों को बिना सोचे गुनगुनाते हुए गाने गा के वैद्यनाथ सीधे चलने लगा। बीच बीच में बस अपना टॉर्च ऑन करके रास्ते को अच्छे से नाप रहा था वो। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सुनसान सड़क पे ऐसी आवाज सुन के कोई भी डर जाएगा। पहले इस आवाज को सुन के वैद्यनाथ को यकीन तो नहीं हुआ था। उसने सोचा कि पीछे मुड़ के एक बार देख ले, लेकिन फिर भी वो नहीं मुड़ा, क्योंकि उसे याद आ गया था कि गोविंद ने क्या कहा था, पीछे मुड़ के मत देखना। मैं इस सड़क से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। मुझे अपने साथ आगे सड़क तक ले जाएंगे क्या? पैरों में चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द है। उस आवाज में आखिर ऐसा क्या जादू था, वैद्यनाथ को खुद नहीं पता था। इस बार आवाज को बिना नकारे वैद्यनाथ एक बार पीछे मुड़ के देखता है और डर के मारे उसके हाथ से उसकी पीली टॉर्च नीचे गिर जाती है। वैद्यनाथ को जो नजारा दिखा, वो नजारा सचमुच धड़कनें रोक देने वाला था। ऐसी भयानक आंखें, ऐसा भयानक चेहरा, इससे पहले वैद्यनाथ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी इसके बारे में। क्या करेगा वो सोच नहीं पाया और वो लड़की बहुत जोर से हंसने लगी। इसी की आवाज सुन के वैद्यनाथ की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। वैद्यनाथ का सर चकरा रहा था भयंकर तरीके से, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा होने लगा। वैद्यनाथ की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसने जो सोचा था इतने दिनों तक भूतों के बारे में, जो विश्वास वो करता था, एक झटके में सब चकनाचूर हो गया था। ऐसी हालत में आखिर क्या करना चाहिए, वैद्यनाथ के दिमाग में कुछ नहीं आया। बिना कुछ सोचे या समझे वो वहां से भाग निकला। भागते भागते बहुत दूर तक आ गया वो
चीख रहा था वैद्यनाथ जोर जोर से। भागते भागते आखिर कितना दूर तक भागा था वो, हिसाब नहीं था किसी को भी। एक समय के बाद वैद्यनाथ का सर किसी चीज से टकराया। पहले तो वो चौंक चुका था कि आखिर ये क्या चीज है, पर जैसे ही आंखें उठाकर वो देखता है तो पैर पर लटकी हुई है वो औरत। उसके गले में फंदा लगा हुआ, उसकी जुबान एक तरफ से लटक रही थी और खुली हुई आंखों से मुंह में एक मुस्कान लिए वैद्यनाथ को घूरे जा रही थी वे। आखिर क्या करना चाहिए वैद्यनाथ को? बेहोश हो जाए, भाग जाए यहाँ से, चीखे, मदद मांगे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहर का रहने वाला था वैद्यनाथ, इन सब चीजों की उसे जरा भी आदत नहीं थी। अमावस की काली रात में ऐसे नज़ारे को देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। बहुत दिनों से खून नहीं पिया, बहुत दिनों से खून नहीं पिया, ताजा खून चाहिए, बड़ी भूख लगी है। एक हाथ धीरे धीरे वैद्यनाथ के गले को जकड़ने लगा था। बस उसकी यादें यही तक थी। आंखें खोलकर वैद्यनाथ देखता है कि वो गोविंद के घर में लेटा हुआ है। चारों तरफ काफी लोग चिंतित चेहरे लेकर उसकी तरफ देख रहे थे। उसके सर के पास बैठा हुआ था गोविंद। मेरे भाई, ठीक तो है ना तू? कल बार बार तेरे को बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन तू मेरी बात सुनने से रहा। मुझे पता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, इसलिए मैंने लोगों को उठा के वहाँ पे लेके गया था तुझे बचाने, और जाके देखता हूँ तू वहाँ पे बेहोश होके पड़ा हुआ है। हम लोग तुझे उठा के यहाँ नहीं लेके आते तो तेरा क्या होता? डॉक्टर देख के गए हैं तुझे, अब तू ठीक हो जाएगा। हाँ, सच में धरती में ऐसा बहुत चीज है जिनके बारे में हम नहीं जानते। वो सोना दीदी थी, पिछले साल गले में फंदा लगाया था उसी पेड़ पे। पिछले साल उनकी शादी तय हुई थी पर टूट गई। आसपास के लोग तो दिन रात उल्टा सीधा बोल रहे थे क्योंकि शादी टूट गई थी ना। इतनी सारी बातें बेचारी सह नहीं पाई, इसीलिए गले में फंदा लगा लिया। और ठीक उसके बाद से वो सड़क शापित है और रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता। वैद्यनाथ चुपचाप बैठा रहा, उनकी सारी बातें सुन रहा था वो। कल रात जो सच में उसने अपनी आंखों से देखा था। धीरे धीरे बाहर निकला वैद्यनाथ। आसमान में चमकता हुआ सूरज, सुबह की रोशनी। और ज्यादा देर नहीं करना होगा, जितनी जल्दी हो सके इस गांव से और उस नीम के पेड़ वाले सड़क से उसे निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।